Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को, यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के आपके सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अपने रिसेंट क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु के लिए वैद्युत द्विध्रुव की गणना करी थी, और दो पॉइंट्स पर हमको डिस्कस करना है। हमने सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को डिस्कस करा था कि समान परिमाण के आवेश होने चाहिए लेकिन विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, और उन दोनों के बीच की दूरी अति अल्प होनी चाहिए। इस दूरी को हमने 2l बोला था। अगर यहाँ केंद्र पर मैं कोई बिंदु O लेता हूँ तो ये L और ये L हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर A बिंदु नाम देता हूँ, B बिंदु नाम देता हूँ। अब मैंने दो बिंदुओं पर हमने क्या करा था, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए सूत्र फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर मुझे दो बिंदु आ रहे हैं। एक बिंदु तो इस लाइन में, इस पूरी लाइन में कहीं पर हो सकता है, ठीक है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की रेखा में कहीं पर हो सकता है, इसको हम कहेंगे अक्षीय स्थिति। और एक ऊपर या नीचे कहीं हो सकता है, उसको हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। तो अब तक हम अक्षीय स्थिति के कारण देख चुके हैं। सपोज P बिंदु यहाँ पर है और इस बिंदु पर हमको जो है विद्युत क्षेत्र की गणना करनी थी, तो हमने फाइंड आउट करा था E = K 2P/r³ न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी दिशा हमने देखी थी, इसकी दिशा भी हमने फाइंड आउट करी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने ये ई अक्षीय, इसे कह लीजिए ई एक्सियल कह लीजिए, ये फाइंड आउट करा था। आज हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। कितना हम ई को एक्सियल हम आज फाइंड आउट करेंगे। ई को एक्सियल यानी ई निरक्षीय स्थिति पर कितना आता है वो हम फाइंड आउट आज करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी प्रीवियस क्लास में। आज हम जो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो आज का बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, तो मैं आपको उसका बेसिक भी समझाऊंगा, किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है ये भी समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज के डेरिवेशन को। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हेडिंग पुट अप करते हैं। सबसे पहले जो चीज हमको आज फाइंड आउट करनी है, जो चीज हमको पढ़नी है, लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ये हेडिंग पुट अप कर लीजिए। सपोज हम लोग अब डायग्राम की तरफ चलते हैं अपने, ठीक है, डायग्राम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। पहले हम डायग्राम को समझेंगे और फिर हम लोग आगे की बातों को करेंगे। तो ये है हमारे पास एक आवेश, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसे, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा आवेश। तो मैं ब्लू कलर से ऋण आवेश को दर्शा रहा हूं, और जो ये हमारे पास दिस इज -q एंड दिस इज +q, ठीक है। इसके बाद सपोज मैं ये मानता हूं कि इनके जो बीच की दूरी है, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव के -q और +q के बीच की दूरी 2l होती है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी सपोज करता हूं कि यहाँ बीच में कोई, इसके ठीक मध्य में एक बिंदु O है। इसके ठीक मध्य में क्या है, एक बिंदु O है। तो मध्य में बिंदु O है, तो ये दूरी जो है यहाँ से
एंड यहां तक की एल हो जाएगी, और यहां से एंड यहां तक की एल हो जाएगी। ओके, एल दूरी यहां से यहां तक की हो जाएगी और एल डिस्टेंस यहां से यहां तक की हो जाएगी। इसको नीचे लिख लेते हैं हम, ये डिस्टेंस को जो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एल डिस्टेंस हो गई, एल माइनस क्यू और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज 2l। ठीक हो गया, ये माइनस, ये एल हो गया और ये एल हो गया। अब सपोज हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु P की हम बात कर रहे हैं। सपोज वो बिंदु P यहां पर है, ठीक है, वो बिंदु P यहां पर है, तो अक्षीय स्थिति पर बिंदु P इस प्रकार से होगा, तो इसको मैं नाम दे देता हूं P। इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमको उसकी गणना करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से लंब अर्धक खींचते हैं। लंब अर्धक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एक। ओके, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब अर्धक को आप जानते हैं 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, और इस रेखा को, जो ये ए बी आपको रेखा दिख रही है, ए बी आपको रेखा दिख रही है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो PO जो है एक लंब अर्धक है जो कि AB को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, और AB पर 90 डिग्री के कोण पर ये 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है AB रेखा पर। ठीक है, इतनी बातें हम लोग पहले लिख लेते हैं। और मैं ये भी मान लेता हूं कि सपोज यहां से जो इसकी दूरी है, द डिस्टेंस ऑफ दिस P फ्रॉम O इज स्मॉल r। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है, हम ये भी मान लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हम लोग इसको AP डिस्टेंस हमको मिल जाएगी और यहां से हमको BP डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, इतना फिलहाल इसको नोट डाउन करते हैं और आगे की बातें फिर हम लोग लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखिए, जो जो चीजें हमने अभी तक लिखी है उनको, जो जो अभी तक हमने ड्रॉ करी है उसको ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से मेरे साथ नोट डाउन कीजिए। माना विद्युत द्विध्रुव AB का लंब अर्धक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब अर्धक को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। विद्युत द्विध्रुव AB का लंब अर्धक रेखा पर, लंब अर्धक रेखा है हमारी ये, इस पर एक बिंदु मुझे दिख रहा है, बिंदु P है। ठीक है, हमको इसी P बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी, बिंदु P की दूरी OP इज इक्वल टू हमने ले लिया है R। ठीक है, ये भी हमने माना है। माना प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू E1 और माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू E2 है। चाहे तो आप इनके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, पर दिशा की बात मैं अभी करूंगा, इसीलिए मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, परिमाण यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, चाहे तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1 है और माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र जो है वो E2 है। इतनी बातें हमने नोट डाउन कर ली। अब यहां से हमको एक दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। एक दो वैल्यूज फाइंड आउट क्या कर लेनी है, अगर मैं AP बताऊं तो AP कितना होगा और BP बताऊं तो BP कितना होगा। देखिए आप, APO त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो AP बराबर इजीली मुझे मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार से BP मुझे मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो AP और BP मुझे इस प्रकार से मिल गए। अब
क्वेश्चन आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया होगा। मुझे ये डायग्राम चाहिए तो मैं इसके दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल गो ऑन द नेक्स्ट साइड ऑफ दिस। डायग्राम मैं यहाँ पर रखूंगा और ये डिटेल्स मैं यहाँ पर रखूंगा। चलिए ओके, चलिए अब समझना स्टार्ट करते हैं आगे की बातों को। सबसे पहले मैं E1 फाइंड आउट करता हूं। E1 क्या है? E1 हमने लिखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता E1 है। तो E1 को मैं फाइंड आउट करूंगा, E1 को मैं फाइंड आउट करूंगा। तो E1 मैं लिख सकता हूं KQ अपॉन प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? प्लस क्यू आवेश ये रहा, बिंदु P ये रहा, इनके बीच की दूरी मैं देख सकता हूं BP है, तो बीच की दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये तो हमें बात पता है, इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये तो पुरानी चीज है, ठीक है। तो BP की वैल्यू रख लीजिए, हमने BP कैलकुलेट करा हुआ है अभी। तो KQ अपॉन BP हमारे पास है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें दिशा की बात अगर करेंगे, दिशा E1 जो है ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है। अगर मैं इसकी दिशा फाइंड आउट करूं तो देखो ये प्लस क्यू आवेश है और बिंदु P पर जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी होती है वहां पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं जो कि धनात्मक आवेश होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों धनात्मक। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण, तो इसको धकेलने का काम करेगा इस दिशा में, ये इसको धकेलने का काम करेगा इस दिशा में। तो इन सिंपलर टर्म्स अगर मैं बोलूं कि जो E1 की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए आप E1 की डायरेक्शन को अगर हम नोट डाउन करें तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस। ऐसे देखो, ये देखो इस डायरेक्शन में मुझे E1 चलता हुआ दिखेगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। ये तो ये जो रेड वाली लाइन है ये किसकी है? ये E1 की लाइन है। मैं इसके ऊपर E1 लिख देता हूं, ठीक है। और दिशा में यहां पर अगर नोट डाउन करूं, दिशा क्या होगी? B से P की ओर। दिशा क्या होगी? B से P की ओर। समझ में आ गई बात? ठीक है, गुड। इसी प्रकार से E2 निकालिए। E2 क्या होगा? E2 की बात करें तो KQ अपॉन AP स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। और ये हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां पर आप माइनस लगा सकते हैं, लेकिन माइनस का जो मतलब है दिशा से है, तो मैं दिशा में उसको आपको समझा रहा हूं। दिशा की बात करेंगे, डायरेक्शन की, देखो यहां पर माइनस आवेश है, ए बिंदु पर माइनस आवेश है, और यहां पर मैंने बोला परीक्षण आवेश Q0 लिया जो प्लस है। तो माइनस प्लस विजातीय आवेश, अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्शन होगा, मतलब ये इधर की तरफ खींचा चला आएगा। तो देखो क्या होगी विद्युत क्षेत्र, जो E2 की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? देखिए जरा, कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे। ओके, सो दिस विल बी डायरेक्शन। इसको मैं क्या लिखूंगा? P से A की ओर। P से A की ओर। ये दोनों बातें समझ में आ गई। इस पे मैं E2 लिख देता हूं। यहां तक अगर समझ में आ गया तो इससे आगे की कहानी जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। अब दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैंने डिफाइन कर लिया है। मुझे क्या चाहिए? परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र को मैं किस प्रकार से कैलकुलेट करूंगा? अभी तक हम देख रहे थे कि डालेंगे, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या आएगा? अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों? अभी तक हमारे पास कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो रही थी। E1 मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहा था, E2 इस डायरेक्शन में मिला था, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल था। तो मैं क्या कर ले रहा था? बड़े में से छोटा माइनस कर ले रहा था। सपोज E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2 कर ले रहा था। अगर दोनों की एक ही डायरेक्शन हो रही थी, अगर दोनों ऐसे जा रहे थे, E1 भी इस डायरेक्शन में, E2 भी इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या कर ले रहा था? दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो मैं E1 प्लस E2 कर ले रहा था, है ना। अब तक ऐसा हो रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए E1 की डायरेक्शन ऊपर डायग्राम में ऐसे दिख रही है और E2 की डायरेक्शन ऐसे दिख रही है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? इस केस में मैं जो विद्युत क्षेत्र है, आपको पता है एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के दो घटक होते हैं। सदिश राशि के दो घटक होते हैं, एक कॉस का घटक और एक
साइन का घटक, एक को हम ऊर्ध्व घटक बोलते हैं और एक को हम क्षैतिज घटक बोलते हैं। ठीक है, सिंपली अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, E1 और E2 को उसके परस्पर घटकों में वियोजित करूंगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से वियोजित इनको करते हैं इनके घटकों में, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ले रहे हैं E1 के लिए, तो E1 के लिए जरा देखो, इसके दो घटक कुछ इस प्रकार से होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, एक ये घटक होगा, एक ये घटक होगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं फिगर को, अभी जिस पार्ट को समझा रहा हूं ये वाला पार्ट। ओके, अब दिख रहा होगा आपको, एक ये घटक हो गया, एक ये घटक हो गया। जो ये वाला घटक है E1 का, इसको मैं बोलता हूं E1 साइन थीटा, और जो ये वाला घटक है इसको बोलता हूं E1 कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था दो घटक होते हैं, एक साइन का घटक होता है, एक कॉस का घटक होता है। किस प्रकार से आपने देख ली। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार देखिए, मैं दूसरे वाले का भी E2 का भी घटक यहां पर आपको डिनोट करने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा E2 का एक घटक ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज हम कर लेते हैं, और E2 का एक घटक ये हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बात समझ में आ गई? ये हमने सदिशों में सीखा है, सदिशों के योग वगैरह में हमने सीखा है, सदिश वेक्टर एनालिसिस में हमने देखा है। अब इनमें देखेंगे अगर, तो ये वाला कौन सा घटक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, E2 का साइन वाला घटक। ठीक है, E2 साइन थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा E2 कॉस थीटा वाला घटक। ठीक है, अब जरा ध्यान से आप देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिए कि जो E1 का साइन वाला घटक है और E2 का साइन वाला घटक है, E2 साइन थीटा, जो E2 का साइन वाला घटक है और E1 का साइन वाला घटक है, अभी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। देखो, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब E1 के साइन वाले घटक की डायरेक्शन ये है और E2 के साइन वाले घटक की डायरेक्शन ये है। आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों E1 और E2 की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। E1 और E2 की वैल्यू क्या आ रखी है, बराबर आ रखी है। देखो कैसे, इधर देखिए आप, E1 और E2 की वैल्यू क्या आ रखी है, ये देखो KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कि वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आर सेम। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ये देखेंगे कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। इसी प्रकार इस कारण जो होगा, इनका प्रभाव तो क्या होगा, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। दोनों का प्रभाव जो होगा एक दूसरे क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब कि जो ये वाला जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा वाला जो साइन का घटक होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपलर टर्म्स में हम इतना बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये साइन वाले घटक दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे ने कैंसिल आउट कर दिया, मतलब इनके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र तो नहीं बनेगा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र किन के कारण बनेगा, तो जो इधर आपको E1 का कॉस वाला घटक और E2 का कॉस वाला घटक दिख रहा है, इसके कारण आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देगा। अब जरा फिर से ध्यान दीजिए, तो ये तो गायब हो गया, साइन वाले घटक तो गायब हो गए। अब E1 कॉस थीटा ऐसे है और E2 cos थीटा भी ऐसे ही है, मतलब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा। अभी मैंने आपको यही बात समझा रहा था, जब दोनों की दिशा एक ही होगी, 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा दोनों के बीच में, तो मतलब दोनों के दोनों घटक जुड़ जाएंगे। तो मैं सिंपली यहां पर ये लिख सकता हूं, इसको हटा करके जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E होगा वो इस डायरेक्शन में मुझे मिलेगा इन दोनों के कॉस के घटक के कारण। और इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसको देखिए मैं किस प्रकार से, इसकी दिशा जो होगी कुछ ऐसे होगी, इसकी दिशा कुछ ऐसे होगी। ठीक है, और इसको मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा, अब उसके ऊपर चलते हैं, वापस अपने डेरिवेशन पर आते हैं। ये बात समझ में आ गई, परिणामी विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू होगा E1 cos थीटा, क्योंकि cos के घटक के कारण होगा, और E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। चलिए वैल्यू पुट अप, cos थीटा मैं निकालूंगा अगर यहाँ नीचे ट्रायंगल से आप देखिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा L और कर्ण है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। एक ही तो बात हुई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा cos थीटा। चलिए अब वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया cos थीटा। वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। देखो E1 और E2 की वैल्यू तो बराबर है, E1 और E2 की वैल्यू तो बराबर है, तो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और E2 की वैल्यू भी सेम है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो सेम चीज दो बार लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, उसका 2 से गुणा हो जाती है। तो सेम चीज अगर दो बार लिखते हैं तो हो जाएगा 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू है अपना एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको इसके साइड में सॉल्व कर लेते हैं। आप अगर इसे नोट डाउन कर रहे होंगे तो नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ, और मैं इसको इस साइड पर सॉल्व लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, E इज इक्वल टू 2KQL बाई, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक जगह घात कुछ नहीं मतलब 1 होगी। ठीक है, और दूसरी जगह घात क्या है 1/2, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो जब 1 और 1/2 जुड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो फाइनल घात आएगी वो आएगी 3/2। भाई 1 और 1/2 को जोड़ते हैं जब, तो हमारा उत्तर क्या आता है 3/2। तो इनकी घात क्या हो जाएगी 3/2। बेस आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये आपने बातें पिछली क्लासेस में देखी होंगी। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, 2QL बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि एल स्क्वायर को जो है एल स्क्वायर को हम नगण्य मानते हैं। पिछली क्लास में भी ये बात, पिछले वाले डेरिवेशन में भी हमने ये बात देखी थी। आर स्क्वायर की तुलना में हम एल स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर जो है हम नगण्य मान सकते हैं। तो एल स्क्वायर को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। हमारी जो फाइनल कैलकुलेशन आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू के 2QL बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, एल स्क्वायर छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब यहां से हमारे पास के क्यू इंटू 2L, इस प्रकार से हमारे पास ऊपर हम उसको अरेंजमेंट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आर की पावर फाइनल 3 बच जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, P इज इक्वल टू 2QL, है ना, Q इंटू 2L या फिर 2QL। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं E इज इक्वल टू, E का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा KP/R³ न्यूटन प्रति कूलम। तो परिणामी जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा कितना निकल के आ रहा है इस केस में, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है KP/R³, और K की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं इसमें फाइनली। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन विल कम आउट, नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं, E इज इक्वल टू KP/R³। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा बन के आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, एंड K की वैल्यू हमने रख दी है, ये K की वैल्यू होती है P/R³। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर बाई R³ न्यूटन प्रति कूलम। और अगर इसकी दिशा की बात करें, चलिए दिशा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, E1 cos थीटा के कारण और E2 cos थीटा के कारण हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो E1 और E2 cos थीटा का जो परिणामी होगा वो भी तो इसी दिशा में होगा, जो E होगा वो भी तो इसी दिशा में होगा, यानी कि जो परिणामी दिशा है वो ये है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, नीचे आपने देखा था, नीचे हमारा विद्युत द्विध्रुव पड़ा था और इसके समांतर में ये जा रहा है, तो हम ये बोलेंगे AB के समांतर, AB के समांतर, और इधर हमारा प्लस क्यू आवेश है, इधर हमारा माइनस क्यू आवेश है। तो हम ये बोल सकते हैं AB, दो तरीके से हम बोल सकते हैं। देखो डायग्राम में भी दिखाऊंगा, अभी दो तरीके से बोल सकते हैं। दिशा के ऊपर अगर हम बात करें तो दो तरीके से बोल सकते हैं। पहले तरीके से क्या बोल सकते हैं, पहले तरीके से ये बोल सकते हैं AB के समांतर, AB के पैरेलल जा रहा है हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं BA की दिशा में। मैंने क्या लगा दिया, BA पर वेक्टर लगा दिया, वेक्टर मतलब BA पर वेक्टर लगा दिया, मतलब ये रहा B और ये रहा A। तो इसकी ये जो दिशा है इस दिशा में होगा, और क्या होगा, समांतर होगा, BA के समांतर लिख लीजिए, BA के समांतर।
तो इस तरीके से दो तरीके से आप जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी डिफाइन कर सकते हैं और ये एक्सप्रेशन उसका है। चलिए मैं अब आपको डायग्राम में समझाता हूं। यहां पर ये रहा हमारा डायग्राम। इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको दिख रहा है ई, जो है वो फाइनली ये वाली लाइन है, ये वाली जो ग्रीन वाली है, और इस ग्रीन वाली लाइन को, और ये जो नीचे ए बी वाली लाइन है, अगर आप देख रहे होंगे तो ए बी वाली लाइन यहां पर है और ये ग्रीन वाली लाइन यहां पर है। ये ग्रीन वाली लाइन ऐसे है, ए बी लाइन ऐसे है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। तो कह सकते हैं हम कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है, जो उसका मुख्य अक्ष है, उसके समांतर होगा और बी से ए की ओर होगा, यानी प्लस क्यू आवेश जिधर रखा होगा वहां से माइनस क्यू वाले आवेश की ओर होगा, लेकिन उस अक्ष के समांतर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये हमने निकाला फाइनली विद्युत क्षेत्र की गणना हमने कर ली है निरक्षीय स्थिति पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और नोट डाउन करवाना चाहता हूँ, जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए चलते चलते। हमने अभी तक देखा, अभी तक हमने दो विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करे हैं। एक तो हमने ई अक्षीय स्थिति के लिए निकाला था, अक्षीय के लिए हमारे पास क्या आया था, ये आया था, मैं अगर के के साथ बोलूं, मैं कांस्टेंट की वैल्यू नहीं ले रहा हूं, हमारे पास आया था के 2p/r³ आया था। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, दिशा की बात छोड़ दीजिए, दिशा हमने जो वहां पर गणना करी थी वो उसी प्रकार से है। ठीक है, और यहाँ पर ई जो निरक्षीय है, हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर कर रहे हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के जो रेस्पेक्टिव विद्युत क्षेत्र हैं उनके साथ। तो न्यूटन प्रति कूलम आप देख रहे होंगे कि जो ई अक्षीय स्थिति में 2 की गुणा ज्यादा लग रही है मुझे बस, बाकी जो है दोनों सेम है, दोनों रिलेशन क्या है, बाकी सेम है। तो आपको यहाँ से एक चीज देखने को मिल रही है कि जो अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु होगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के और निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु होगा, तो उनके जो विद्युत क्षेत्र है उन द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति की दुगना होगी। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इस रिलेशन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक दो बातें हम लिख सकते हैं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप लिखो। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी r के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है, पहली बात तो ये दोनों ही केसेस में हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। पहली बात तो ये आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा, हमने दूसरा वाला पॉइंट जो है वो आप उसमें इसको लिखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो निरक्षीय स्थिति में जितना अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका दोगुना होगा निरक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है, तो इन बातों को आप इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज जो बातें आपको बताई गई वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और आप उसे घर से एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से आप जुड़े रहिए, क्लास में जो बातें बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।